हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा जीएस बून पर एक शानदार टॉपिक लेकर आए जहां से अक्सर प्रश्न बनते हैं और आप सभी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। आज इस टॉपिक को भी क्लियर करते हैं और आपके कंफ्यूजन को भी दूर करने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी जागरफी की क्लास कई जगह लगातार चल रही हैं। आपको हमारे चैनल पर जागरफी के साथ हिस्ट्री के टॉपिक मिल रहे हैं, है ना। और दोपहर में आपको यूपी ट्रिपल एस पेट से संबंधित क्लासेस दी जा रही और शाम में आपको आरओ से संबंधित टेस्ट या यूं कहें प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जो 40 से 50 क्वेश्चन एक घंटे में कराए जा रहे हैं। अगर आप अभी भी शाम 6 बजे वाली क्लास, शाम 6 बजे वाली लाइव क्लास को नहीं ज्वाइन करते तो इसे जरूर ज्वाइन करना शुरू कर दें। यहाँ से आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। अगर आप अपने से कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने से भी कर सकते हैं ना। आप अपने अकॉर्डिंग चलिएगा ना, टीचर के अकॉर्डिंग नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग। आपको अपनी पढ़ाई, अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए और कौन सा कैसे मैनेज करना है। टीचर आपको बता सकता है कि ये बुक पढ़ लीजिएगा, इससे पढ़ लीजिएगा, ये बेस्ट है, ऐसे है। लेकिन आप कितना एग्जार्व करते हैं, आप कितना पढ़ते हैं, ये आप पर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आप पढ़ाई करते रहे। प्रैक्टिस के लिए आप चाहते हैं तो शाम 6 बजे आप चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज हम लोग पठार के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो आइए बातचीत करना यहाँ से शुरू करते हैं। तो आपके बीच में आया है पठार, क्या निकल कर आया है? पठार। तो आज हम पठार के बारे में बातचीत करेंगे। तो पठार है क्या आखिरकार? जैसे यहाँ पर पहली लाइन कही गई, प्रायद्वीप भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हो चुकी थी। अब या यूं कह सकें कि प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हो चुकी थी। हम तो रहे ही नहीं है, हम तो अभी 25 साल 26 साल पहले ही आए हैं ना। उससे पहले क्या होता था हमें क्या ही पता। लेकिन हमें ये पता है कि जब हमारी पृथ्वी आग का गोला हुआ करती थी और इसमें एक पेंजिया नाम का, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह थ्योरी है, यह कहानी है, पेंजिया नाम का और पैंथलासा नाम का सागर था। पैंथलासा नाम का सागर हुआ करता था। ये क्या था? ये जल से पूरा, पेंजिया एक स्थल खंड था और ये पूरा जल था। पैंथलासा क्या था? आपका सागर था। तो सागर है तो जाहिर सी बात है जल होगा ना। ऐसी कहानी बताई गई है ना। अब इस पेंजिया नाम का जो स्थल भाग था, इसमें पैंथलासा सागर जो था, इस पैंथलासा नामक सागर पर उथल पुथल हुई। क्या हुई? उथल पुथल हुई। उथल पुथल हुई तो इसमें जीव जंतु रहे होंगे, है ना, पेड़ पौधे रहे होंगे ऊपर स्थल भाग में। जब उथल पुथल हुई, अब कोई चीज आप मान लो जल लिए हो ना, आप मान लो इस बॉटल पर आपके जल है, क्या है? जल है। अब इसमें मैं उथल पुथल, अब है तो नहीं ना, तो कैसे बताए ना। अब मान लो मुझे उथल पुथल करना हो तो मैं इसको क्या करूं? ऐसे कर दूं, पलट दूं, तो ऊपर की चीजें नीचे पहुंच गई और नीचे की चीजें ऊपर आ गई। तो क्या हुआ? जब इसमें उथल पुथल हुई तो उथल पुथल में ये हमारा जो पेंजिया नाम का स्थल खंड हुआ करता था, ये दो टुकड़ों में बट गया। किसमें बटा? पहले आप बात सुनना। इसमें दो टुकड़े हो गए और दो टुकड़े होने से ऊपर वाले को नाम दिया गया अंगारा लैंड और नीचे वाले को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। और ये जो अब दो टुकड़े, जब अगर आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा किसी से हो रहा है तो इसी को नाम दिया गया टेथिस सागर। ये थोड़ा सा सागर बच रहा था। कौन सा? टेथिस सागर। एक पतली सी आपके बीच में यूं कहें कि एक, जब कोई चीज लड़ाई होती है तो दरार पड़ती, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? दरार पड़ी। दरार के नाम पर कौन आया? टेथिस सागर आया। अंगारा लैंड कह रहा है और गोंडवाना लैंड, मेरी बात को ध्यान से सुनना सिर्फ पहले, तब आएंगे आपके कार्बेनी या कार्बोनी फेरस युग के दौरान कैसे हुआ, ठीक है ना, क्योंकि यहीं पर गोंडवाना आता है, कहा गया है। तो अब इन दोनों के बीच में दूरियां आने लगी। गोंडवाना लैंड दक्षिण की तरफ जाने लगा और अंगारा लैंड उत्तर की तरफ जाने लगा। आज भी जा ही रहा है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा ना। तो जब गोंडवाना लैंड दक्षिण की तरफ और अंगारा लैंड आपके उत्तर की तरफ जाने लगा तो बीच में फंसा था कौन? टेथिस सागर। अब टेथिस सागर में ये कहानी अक्सर यही सुनाती हूँ क्योंकि बच्चों को समझ में आती है, ठीक है ना। अब अंगारा लैंड को आप मान लो आपकी मम्मी है, कौन है? अम्मा है। आज से अम्मा बना लो। और आपके गॉड के रूप में आते हैं आपके पिताश्री, तो वो कौन है? पिताजी हैं।
गार्ड के रूप में जाने जाते हैं। और टेथिस सागर के रूप में उभर कर आया कौन? पुत्र, सन के रूप में। पुत्र, सन सूरज वाला नहीं, पुत्र वाला, है ना। तो क्या हुआ, अब अंगारा लैंड जब उत्तर की तरफ और गोंडवाना लैंड दक्षिण की तरफ, तो इन महाशय से अम्मा बोली कि चल मेरे साथ, क्या करेगा तू अकेले यहाँ पर, चल। तो इसने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि मुझे मेरे गार्ड भी चाहिए, मुझे मेरे पिताश्री भी चाहिए। अच्छा, अब जब पिताश्री की तरफ आप, पिताश्री बोले चल मेरे साथ, क्या करेगा तू अपनी माँ के साथ जा करके, तो ये बड़ी, इसके बीच में ना दुख दुविधा आ गई, मैं किसके साथ जाऊं। अम्मा के साथ जाता हूं तो पिताश्री छूट रहे, पिताश्री के साथ जाता हूं तो लाड प्यार दुलार छूट रहा है। अगर बाप ने कंधे में बैठाकर मेला दिखाया है तो माँ ने गोदी में सुलाकर लोरी भी सुनाई है ना, गोदी में लिटा करके लोरी सुना करके आपको सुलाया गया है। अब टेथिस सागर सोच रहा है, क्योंकि टेथिस सागर अब बड़ा हो रहा था, अब कोई ऐसा तो था नहीं कि 1-2 दिन की घटना पर हो गया था। अब इसने दिमाग लगाया, कहा ये दोनों के बीच में बड़ी नफरत फैली जा रही हो। पिस्ता कौन है बीच में? आदमी, और आदमी में कौन था? पुत्र। जब माता पिता में दोनों में झगड़ा होता है ना, तो आपका बच्चा, मतलब बीच वाला लड़का या लड़की जो भी होगा, बेटा बेटी, वही पिसता है, एकदम शांत, कुछ बोलता है, कुछ जानता है नहीं हम लोग ना। खा, कुछ बना है, दे दिया गया पिताश्री को खाना उठा करके। तो पिस्त कौन रहा है? तो बच्चा पिस रहा है। अब ये पिस रहा था टेथिस सागर, और ये गैप में अवसाद भर रहा था, निक्षेपण हो रहा था, और उसी से आपका क्या बन रहा था, मतलब अब ये एकदम गड्ढा था, सागर ही था, तो ये गैप था ना। अब इन्होंने कहा, अब इन दोनों लोगों ने आपस में बातचीत की, संपर्क साधा, कहा कि यार बेटा हम लोगों का दुखी रहेगा, और ये अच्छी बात नहीं है कि बेटा दुखी रहे, तो इससे बेहतर है हम दोनों एक, मतलब पास पास आ जाते हैं, क्यों दूर जाते हैं। अब ये जब दोनों पास पास आए, अब पास पास आने का विचार किया तो पास पास आएंगे, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब अपनी दिशाओं में, वो उत्तर की तरफ से दक्षिण और ये दक्षिण की तरफ से उत्तर की तरफ गया, तो बीच में था टेथिस सागर। और ये टेथिस सागर क्या हुआ, जब आप किसी हल्की चीज पे कोई वजनी चीज डालेंगे तो या तो वो किसी न किसी तरफ निकल कर जाएगा, और यही टेथिस सागर निकल करके आया किसके रूप में? हिमालय के रूप में। जो आज आपका हिमालय बना है यही टेथिस सागर है। ठीक है, कहानी आई होप आपको समझ में आई होगी, और यहीं से कहानी शुरू होती है, और यहीं से पठार पर्वत के बारे में बातचीत आएगी आपकी। आइए, तो इस पठार पर्वत के बारे में आप जानकर रहिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है, देखेंगे, कहा गया कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना का एक भाग हुआ करता, तो मैंने बता दिया गोंडवाना का भाग हुआ था करता था कार्बोनिफेरस युग के पहले। ठीक है, आगे कहा गया कि कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर नदी या दामोदर बेसिन, सोन बेसिन, महानदी बेसिन, गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि कहा गया क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार दक्कन ट्रैंप पर हुए। कहां पर? दक्कन ट्रैंप का निर्माण हुआ। तो दक्कन ट्रैंप का निर्माण कैसे हुआ? तो ज्वालामुखी से हुआ। लेकिन कोयले के निर्माण के जो बेसिन बने थे, सबसे ज्यादा दामोदर नदी बेसिन में कोयले बेसिन पाए जाते हैं, दामोदर नदी बेसिन में। ठीक है ना, दामोदर नदी को कहां का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सोन नदी गंगा की सहायक नदियां हैं, किसकी? सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। गोदावरी कहा जाता है, इसी गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, बूढ़ी गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है इसी गोदावरी को। महानदी आप देखेंगे आपके उड़ीसा वाले तट पर है ना, उड़ीसा के पास है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो मैंने बता दिया। और कहा गया इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। तो आपके जब ज्वालामुखी उठते हैं, ज्वालामुखी आप देखेंगे, जब आपके ज्वालामुखी, मान लो अब ये यहां से इस पृथ्वी से या भूभाग से आपका ज्वाला, अगर ये ज्वालामुखी के अंदर उथल पुथल होती तभी ना ज्वालामुखी, आप जैसे आपके अंदर उथल पुथल हो रही हो तभी ना आप ज्वालामुखी की तरह फटते हैं। और जब आप किसी से लड़ाई झगड़ा करते हो तो कहते हैं भूकंप आ गया, आप जब फटते हो तो कहते ज्वालामुखी फट रही है एकदम।
तो इसका मतलब आपके अंदर उथल पुथल, मतलब पृथ्वी के अंदर उथल पुथल, और जब तक ये उथल पुथल अंदर रहता है तो मैग्मा नाम से जान, और जैसे ये पृथ्वी के छिद्र से या किसी जो आपके प्रकृति का छिद्र होता है, प्रकृति तो के द्वारा बना छिद्र के द्वारा ये बाहर आता है, तो इसी को लावा कह दिया जाता है। इसीलिए कहा गया लावा शैलों का निर्माण हुआ कहां पर, बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण होता है आपके दक्कन के पठारों से। कहां से, इसी काल में। किस काल में, तो क्रिटेशियस युग में, ठीक है ना, याद रखना। कहा गया है, ठीक है, दक्कन ट्रैम्प का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ था। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियां पाई गई, गोलाकार पहाड़ियां आई। इस पठार के दो प्रमुख भाग थे, एक मध्य उच्च भूमि तथा एक आपका दक्कन का पठार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। कहा गया नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, नर्मदा नदी है, ये क्या है, नर्मदा नदी, इसके उत्तर में मालवा का पठार है। किसका, तो आप कहेंगे मालवा का पठार है। अगर नर्मदा नदी के दक्षिण में देखेंगे तो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा की पहाड़ी, और इसके दक्षिण में देखेंगे तो आपको ताप्ती नदी मिलेगी। कौन सी नदी, ताप्ती नदी। तो मालवा का पठार, और आपके ऊपर देखेंगे कौन सा पठार आएगा, इसके मालवा के पठार के ऊपर, मालवा के पठार के कहा गया है नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार से, पहले बात सुन लो ना, अधिकतर क्या होते हैं, अधिकतर भागों को उच्च भूमि या मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में संकीर्ण या सिकुड़ी हुई है, ठीक है ना। कहा गया मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। आप जानते भी हैं उस क्षेत्र को। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि दामोदर नदी द्वारा, कहा गया दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार उच्च भूमि का हिस्सा है। अब उच्च भूमि का हिस्सा आपका दामोदर नदी में ही है, और दामोदर नदी का हिस्सा भी आपका छोटा नागपुर का पठार माना जाता है। छोटा नागपुर के पठार में आपका मेघालय का पठार भी आता है। जो आपका मेघालय का पठार वो छोटा नागपुर का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन मालदा गैप के माध्यम से ये अलग हो गया। आइए बताते हैं। कहा गया छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल, परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिलों में और पश्चिम बंगाल के सबसे पूर्वी हिस्से पर कहा गया पुरुलिया जिले में स्थित है, या पुरुलिया जिले तक स्थित है। सबसे पूर्वी हिस्सा, सबसे पूर्वी जिला के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल का, ठीक है ना। या आप इतने याद रखें कि पुरुलिया जिले में है। इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठार का क्रम मिलता है, जैसे मध्य उच्च भूमि भाग पर पाट भूमि कहां पर है, कल प्रश्न भी आया था पाट भूमि, तो आप कहेंगे कि आपके ये झारखंड क्षेत्र के हिस्से में आता है। पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 1100 मीटर मिलती है। कितनी, 1100 मीटर। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सोपान मिलते हैं, इंपॉर्टेंट। कहा गया छोटा नागपुर के पठार में ढाल जो होती है वो ढाल तीव्र संकुराय के रूप में पाए जाते, अतः ये अग्र गंभीर है। ये पूछा जाता है कि छोटा नागपुर का पठार है एक अग्र गंभीर, आपसे लिख कर ऑप्शन आ जाएंगे, अग्र गंभीर है, तो आप क्या बताएंगे, एक अग्र गंभीर है। जो आपके ढाल होते हैं, आप ढाल पर देखिएगा, जैसे आपकी ढाल है, बहुत ज्यादा ढाल है ना, और आप गाड़ी चला रहे हैं ना, ऐसे ऐसे है ऐसे, तो आप क्या करेंगे, तो ढाल पर आप बड़ी तेजी से नीचे जाएंगे और बड़ी मेहनत से ऊपर आते हैं ना, तो ये आपके लिए अग्र गंभीर बताया गया है, ठीक है। कहा गया उच्च भूमि मध्य उच्च भूमि में बहने वाली नदियां जैसे आपकी चंबल, सिंधु, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। तो दक्षिण पश्चिम आपका इधर होगा, दक्षिण पश्चिम, और आपके कहां जाएंगे, उत्तर पूर्व की तरफ, ऐसे जाती है, उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं, ठीक है ना। तो इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये यमुना की सहायक नदियां हैं। किसकी, यमुना की, ठीक है, ढाल को दर्शाती हैं। तो इस प्रकार की नदियां इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती, क्योंकि ये ढाल पे ही जा रही है, किधर, ढाल पर, ऐसे, ठीक है ना। तो आप देखें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रहे हैं, ढाल जिधर ढाल पाए उधर ही चली जाएंगी, ठीक है। और जो ढाल पर नदियां बहती हैं उन्हें अनुवर्ती नदियां कहा जाता है, और जो चीरते चीखते हुए चली आती उन्हें आप क्या कहेंगे,
तो पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट को, ढाल में बहने वाली नदियां अनुवर्ती नदियां कहलाती हैं। अगर इनके सामने इतना छोटा सा कंकड़ आ जाए तो ये इसके जिधर ये कंकड़ को नहीं काट सकती हैं या पत्थर को नहीं काटेंगे, ये क्या करेंगे, इस पत्थर के इधर से होकर अगर ढाल होगी तो इधर, और अगर ढाल होगी तो इधर से आ जाए। अगर आपकी यहीं पर सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी होगी तो इस पत्थर को काट कर आएंगी। जैसे कहा जाता है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, आप बढ़े चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पत्थर है, पठार है, क्या है, कुछ नहीं जानती है। इनका मतलब मैं जिस मार्ग से जाना चाहती हूँ मैं उसी मार्ग से जाऊंगी, और इन्हीं को पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके भारत के कुछ पठार बताए गए। भारत के पठार हैं, जैसे आपका कहा गया मालवा का पठार, क्या है, मालवा का पठार। जैसे आपका छोटा नागपुर का पठार, जैसे आपका काठियावाड़ का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, दक्कन का पठार, दंडकारण्य क्षेत्र बताया गया है, ठीक है ना, और आपके तेलंगाना का पठार। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पठार है। इधर आपका मेघालय का पठार है, क्या है, तो आप कहेंगे मेघालय का पठार है, ठीक है ना। तो आपको यहां तक की सारी बातें दिख रही हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबाई एवं 390 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप भारत या प्रायद्वीप के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत। किसका, मालवा का पठार कहाँ था, तो नर्मदा नदी के उत्तर में था, याद रखना। इसके उत्तरी सीमा अरावली और दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी से और पूर्वी सीमा आपके बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित है। तो आप देखेंगे मालवा का पठार, मान लीजिएगा ये आपका मालवा का पठार है, मालवा प्लेटू है, ठीक है ना, और उत्तरी सीमा आप देखेंगे अरावली लग रही है, क्या, अरावली। दक्षिणी सीमा आप विंध्यन श्रेणी, क्या, विंध्यन श्रेणी, और पूर्वी सीमा आपकी क्या लगेगी, बुंदेलखंड का पठार, क्या, बुंदेलखंड का पठार। इस तरह से ये बसा हुआ है, आप इसको याद कर सकते हैं। कहा गया दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अब दक्कन का पठार, तो दक्कन ये नर्मदा नदी है और इसके दक्षिण में दक्कन का पठार है, ठीक है ना। दक्कन के नर्मदा नदी जो त्रिभुजाकार है, दक्कन का पठार, और नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा, इसके उत्तर में, इधर वाले क्षेत्र पर, इसके उत्तर में ना चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। तो आप ये नर्मदा नदी, यहाँ पर सतपुड़ा और यहाँ पर आपका दक्कन का पठार है, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो, ठीक है। इस आधार पर, जबकि इसमें महादेव, अब किसका, दक्कन के पठार के अंतर महादेव, कैमूर, मैकाल इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करते हैं, किसके, पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करते हैं। दक्कन ट्रैम में काली मृदा पाई जाती है जिसका विस्तार निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के फलस्वरूप हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि दक्कन अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक खंडित एवं अपर्दित पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है, इसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार कहा जाता है। मेघालय पठार कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पठार के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, जाना जाता है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। मालदा गैप पश्चिम बंगाल, मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिसमें गारो, खासी, जयंतियां हैं। भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स का हिस्सा है। तो आपसे पूछा जाए मिजो हिल्स कहां पर है, तो मिजोरम और म्यांमार की सीमा पर है, और भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स का ही हिस्सा है, ठीक है। दंडकारण्य क्षेत्र, देखो दंडकारण्य जो क्षेत्र है वो उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में विस्तृत है। तो इनको याद रखना है, पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। आइए प्रश्नों की श्रृंखला देखते हैं। कहा गया भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था। तो कब हुआ था, क्रिटेशियस युग में, कहा गया प्लिस्टोसीन युग में, कार्बोनिफेरस युग में, या मायोसीन युग में। तो हमने तो आपको बता रखा है, तो आप क्या बताएंगे, जल्दी से बताएं। तो हमने तो आपको बताया था क्रिटेशियस युग में हुआ था। कार्बोनिफेरस युग के
से पहले आपके दो गोंडवाना की बात हुई थी, लेकिन आप बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण क्रिटेशियस युग के ही दौरान हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखें। अगला है, कहा गया मेघालय का पठार भाग है, तो किसका? तो मेघालय का पठार का भाग है, हिमालय श्रेणी का क्यों होगा? प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट के पर्वतों का, सतपुड़ा श्रेणी का। तो किसका होगा? तो आप कहेंगे प्रायद्वीपीय खंडों का होगा। किसका होगा? तो आप कहेंगे मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, या भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप से, किससे? मालदा गैप से अलग हुआ था। मालदा गैप से छोटा नागपुर से अलग हो गया था। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, तो आप कहेंगे इयोजोइक महाकल्प में, पोलियोजोइक महाकल्प में, या फिर आप कहेंगे कि आपके मिसोजोइक महाकल्प में, या सिनोजोइक महाकल्प में। जल्दी से आप लोग सभी लोग बताएं। तो हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जैसे सिंधु और गंगा के मैदान के उत्तर का भाग का निर्माण आप देखेंगे तो सिनोजोइक के महाकल्प में हुआ था। कब हुआ था? सिनोजोइक के महाकल्प में। आगे कहा गया छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की गई की सुविधा है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना है। खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकीकरण उपयुक्त में सभी। तो आप यहाँ पर क्या बताने वाले हैं? जल्दी से बताएं। तो आप देखेंगे छोटा नागपुर का पठार, क्या यहाँ पर उपयुक्त सभी है? नहीं है। तो आप देखेंगे खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकीकरण के लिए छोटा नागपुर का घना बसा धनबाद जाना जाता है। आगे छोटा नागपुर पठार है तो एक अग्र गंभीर पठार है, क्योंकि किस लिए? ढाल के कारण। किसके लिए जाना जाता है? ढाल के कारण। आगे बढ़ते हैं। कहा गया नीचे दिए गए चित्रण से आप पहचाने क्या होगा, है ना? यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे ए, बी, सी और डी। जल्दी से बताओ ए, बी, सी, डी में कौन कहां पर होगा? जल्दी से आप सभी लोग सही उत्तर का चयन करें, क्या सही यहाँ पर होगा? आप देखेंगे यहाँ से आपकी नर्मदा नदी और आपकी ताप्ती नदी, रिफ्ट घाटी क्षेत्र है। इधर देखेंगे आप छत्तीसगढ़ मैदान है, इधर देखेंगे छोटा नागपुर का पठार है, और इधर आप देखेंगे वृष्ट छाया प्रदेश है या वर्षा छाया क्षेत्र है। तो सी उत्तर बिल्कुल सही ऑप्शन आपका निकल करके आ रहा है। अगला, अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरावली और आपका विंध्य श्रृंखला या विंध्य आपका भारत को दो जल विभाजक के रूप में अलग करता है। भारत को विंध्य श्रेणी या विंध्य आपकी पर्वत श्रृंखला अरावली। अब इसके बीच में मैंने किसकी बात की थी? तो आप कहेंगे आपके मालवा का पठार होगा। किसकी बात की थी? तो आप कहेंगे मालवा के पठार की बात की गई थी। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो मालवा का पठार है। कौन सा है? तो आप कहेंगे मालवा का पठार है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, तो कहां पर है? छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, झारखंड और उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश और झारखंड में है। तो जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग छत्तीसगढ़ और कहां पर होगा? तो आप कहेंगे उड़ीसा वाला मेन क्षेत्र माना जाता है दंडकारण्य का, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। अगला प्रश्न है दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो अब अगर इस तरह से आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताएं क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में, तो एक से अधिक है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। ये उत्तर सही हो गया। अगला कहा गया दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो बताएं उत्तरी में है, पूर्वी में है, मध्य पूर्ववर्ती में है या पश्चिमी में है? तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? आप सभी लोग बताएं जल्दी से, किस क्षेत्र के अंतर्गत ये आएगा आपका? तो क्या बताएंगे? अरे मध्यवर्ती में आएगा। कहां पर आएगा? तो आप कहेंगे मध्यवर्ती के अंतर्गत आएगा। आगे देखें। कहा गया बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा हिस्सा है बिहार का भाई जो सबसे? तो आप कहेंगे खड़गपुर पहाड़ियों से। खड़गपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो, ये जीके ही है। अगला
कहा गया निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़ियां, गारो खासी जयंतियां। तो आपकी गारो खासी जयंतियां तो किसका है? मेघालय के पठार का ही है। भुवन पहाड़ियां आपकी कहां की है? मिजो हिल्स की हैं। मिजो हिल्स की हैं, जो आपके मिजोरम और म्यांमार की सीमा पर है। कहा गया अलबामा हिल स्थित है, कहां पर हो सकती है? तो आप सभी लोग बताएं जल्दी से कि अलबामा कहां पर स्थित है? बताएं अलबामा हिल कहां पर होगी? आप कहेंगे बीजापुर। देखो बीजापुर सभी, बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में है। कहां पर है? बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में। तो ये आज की क्लास थी, यहीं तक थे प्रश्न ना। आप सभी लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये पठार पढ़कर कैसा लगा, और यही पठार पूछे जाते हैं जितनी मैंने चर्चा की है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आज की क्लास के लिए थैंक यू। यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, और इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।